बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बेसिस एंड डायमेंशन, जो कि इंट्रोडक्टरी लीनियर अलजेब्रा बाय कोलमैन एंड डेविड हिल के पेज 303 के ऊपर है। Let v1, v2 up to vk, these are the vectors in a vector space V। हम कहेंगे कि ये v1 से लेके vk तक ये सेट बेसिस बनाता है अगर ये दो कंडीशंस वो सेटिस्फाई करें। पहली कंडीशन है कि ये वेक्टर्स v1, v2 अप टू vk ये स्पैन करे v को, यानी v के हर एलिमेंट को इन v1 अप टू vk के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकें, और ये v1, v2, vk ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो। पिछले लेक्चर्स में हमने स्पैन और लीनियर इंडिपेंडेंट के बारे में पढ़ा हुआ है। ये एक एग्जांपल है। ये सेट 1, 0 और 0, 1 दिस फॉर्म ए बेसिस फॉर आर स्क्वायर, और बेसिस में जितने एलिमेंट्स हैं वो डायमेंशन कहलाता है। तो यहाँ ये बेसिस बनाता है, ये स्टैंडर्ड बेसिस फॉर आर स्क्वायर है, और इसमें चूंकि दो एलिमेंट्स हैं इसलिए हम कहेंगे कि आर स्क्वायर की डायमेंशन जो है वो 2 है। इसी तरह से आर क्यूब की डायमेंशन 3 है, और ये सेट जो है आर क्यूब का बेसिस बनाता है, एंड सो ऑन। इसी तरह से आर इनका जो नेचुरल बेसिस है वो ये है जिसमें n एलिमेंट्स हैं। ये सेट tn minus 1 t1 this form a basis for pn, where pn is the set of all polynomial of degree greater than or equal to 0। ये pn ये सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, और इसकी जो बेसिस की डायमेंशन है बेसिकली वो है n+1, यानी इसके बेसिस में n+1 एलिमेंट्स है। 1 t की पावर 1, t की पावर 2, t की पावर n-1 और tn, यानी 1 से लेके t की पावर 1 से लेके t की पावर n तक n एलिमेंट्स ये हुए और 1 ये हुआ। तो इसकी जो डायमेंशन है ये n+1 है। ये एक्सरसाइज है इसी किताब के 8th एडिशन की, ऑन पेज 314। एक्सरसाइज सेट है 6.4। उसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द वेक्टर्स फॉर्म बेसिस फॉर आर स्क्वायर। यहाँ कुछ एलिमेंट्स गिवन है, हमने ये शो करना है कि ये क्या बेसिस बनाता है आर स्क्वायर के लिए। तो पहला उसमें से जो क्वेश्चन उन्होंने ए पार्ट दिया है वो है 1, 3 और 1, -1। ये दो एलिमेंट्स हैं, ये हम शो करेंगे कि ये वेक्टर स्पेस के दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं, यानी ये क्या आर स्क्वायर के हर एलिमेंट को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, यानी इससे आर स्क्वायर को स्पैन किया जा सकता है कि नहीं। दूसरा हम ये देखेंगे कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं आर स्क्वायर के ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है कि नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें तो ये बेसिस है। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे तो ये बेसिस नहीं बनाएगा। तो बेसिस बनाने के लिए हम ये करते हैं कि आर स्क्वायर का जो जनरल एलिमेंट है विच इज ए बी, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ए बी रख दें, सी डी ये कुछ भी, और 2 टॉपल्स का एक इस तरह का एलिमेंट आर स्क्वायर का जनरल एलिमेंट वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख ले। लीनियर कॉम्बिनेशन हमें मालूम है कि इस वेक्टर के साथ कोई स्केलर यानी रियल नंबर कोई मल्टीप्लाई करें विच आई कॉल एक्स, कोई दूसरा एलिमेंट स्केलर वो यहाँ इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर दोनों को ऐड करें। अब अगर इसको x को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये x और 3x आ जाएगा, और ये जो है
जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन है y और माइनस y आ जाएगा और ये ए भी अपनी जगह आ जाएगा। अब वेक्टर एडिशन जैसे आर स्क्वायर में डिफाइंड है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई 3x माइनस वाई। अब दो वेक्टर्स आर स्क्वायर में किस वक्त बराबर होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होते हैं। ये वेक्टर इस वेक्टर के आर स्क्वायर में बराबर है, लिहाजा इसकी जो पहली एंट्री है विच इज x प्लस वाई और इसकी जो पहली एंट्री है a, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और इसकी जो दूसरे एंट्री है 3x माइनस वाई इसकी तीसरी एंट्री के बराबर होंगे। अब आपके पास ये दो इक्वेशनें आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू a और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू b। अब आपके पास चंद तरीके मौजूद हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो आपने पढ़े हैं, एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड और क्रैमर रूल। तो ये आसान एक सिंपल इक्वेशन, मैंने यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा लिया, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, y कट गया, 4x आया, a प्लस b, ये दूसरी तरफ भी ऐड हो गए, ये x इस तरफ छोड़ें, दोनों साइड से 4 को डिवाइड करें यहाँ भी और इस तरफ भी, तो आपका x जो है वो आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 4। और यही वैल्यू अगर इनमें से किसी भी इक्वेशन में, मैंने इस इक्वेशन में पुट किया, पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू a, अगर इसमें पुट कर लें तो छोटे से 1-2 स्टेप में आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई, कोई भी a b यहाँ पुट करें और कोई c d यहाँ पुट करें तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाती है। लिहाजा ये यहाँ तक ये साबित हुआ कि ये जो दोनों वेक्टर्स गिवन वेक्टर्स हैं ये जनरेट करते हैं या स्पैन करते हैं आर स्क्वायर को। नेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि क्या ये दोनों वेक्टर जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो तरीक़ेकार ये है कि वही लीनियर कम्बिनेशन जो है वो हम इक्वल टू 0 0 ले लेंगे। यहाँ बेशक कांस्टेंट मैंने एक्स वाई लिखे हैं, यहाँ हम कांस्टेंट आप बेशक बदल लें, कोई सी डी कह दें एक्स वाई कह दें, डजंट मैटर। अब सेम कैलकुलेशन से जैसे पिछला हमने किया है, यहाँ a b की जगह बेसिकली 0 0 है, इसी तरह से यहाँ अगर y में भी ये पुट कर लें, दिस इज a b, तो a और b की अगर वैल्यू 0 0 पुट कर लें तो आपके पास सिंपली पिछली इक्वेशन से आराम से आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। दोनों जो ये हमारे कांस्टेंट्स हैं रियल नंबर, ये दोनों 0 हो गए, लिहाजा ये सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दोनों कंडीशन इसने सेटिस्फाई किए, ये स्पैन भी करता है और ये दोनों एलिमेंट्स का ये सेट ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, लिहाजा ये बेसिस बनाता है फॉर आर स्क्वायर। और हम ये कहेंगे आर स्क्वायर के जो डायमेंशन है वो 2 है, उसकी वजह ये है कि इसके बेसिस में यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है इसी एक्सरसाइज 6.4 का। शो दैट द मैट्रिक्स इज दिस 0 0 1 1 1 0 0 1 और 0 1 1 फॉर्म ए बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस M22। M22 वो 2 क्रॉस 2 के सारे मैट्रिसेस हैं जिनके एंट्रीज R से हैं। तो हम ये देखेंगे कि क्या ये जो सेटअप these 4 वेक्टर्स जो इस क्वेश्चन में गिवन है, क्या ये बेसिस बनाता है M22 के लिए। तो तरीक़ाकार वही है, हम M22 का जनरल एलिमेंट लेंगे और उनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे और देखेंगे कि वो इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि वो आर्बिट्री एलिमेंट होगा। लिहाजा हम फिर कहेंगे कि इन एलिमेंट्स ने इनके M22 के हर एलिमेंट को ये जनरेट करता है, यानी इसके हर एलिमेंट को इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है कि नहीं। हम ये पहले चेक करेंगे, दूसरा ये चेक करेंगे कि ये सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो M22 का यानी 2 क्रॉस 2 का एक जनरल एलिमेंट मैं ले लूँगा A B C D, आप यहाँ कुछ भी उसको कह दें,
ABC की बजाय कुछ और कहते हैं, 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स ले लें जिनके ये ABCD दीज आर फ्रॉम रियल नंबर, और इसके साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई करें इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, और उसकी एडिशन जो है वो इसके बराबर ले लें। जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन नॉर्मली हम लेते हैं कि इसके जनरल एलिमेंट को इन्हीं वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया, और लीनियर कॉम्बिनेशन का तरीकाकार ये इसके साथ स्केलर, इसके साथ स्केलर, इसके साथ स्केलर, और उसके साथ कोई स्केलर यानी रियल नंबर मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें। एंड दिस इज द जनरल एलिमेंट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ऑफ M22। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आप ये x यहाँ मल्टीप्लाई कर दें स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में, x आ जाएगा, यहाँ ये 0 0 y आ जाएगा, यहाँ z 0 0 z, यहाँ 0 w w w, ये मेरे पास इस इक्वेशन से ये आ जाएगा। और उसके बाद ये सिंपल जो मैट्रिक्स के एडिशन है वो कर लीजिए, मैट्रिक्स के एडिशन पहली एंट्री पहले ये ऐड हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी एंट्री जो कि x है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, और यहाँ पे w है, तो मेरे पास x प्लस w आ जाएगा। इसी तरह से ये एंट्री ये और ये ऐड करें तो ये दो 0 हैं, और y और w जो है ये आ जाएगा y प्लस w। इसी तरह से ये ऐड करें 0 प्लस y प्लस z प्लस w, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स इससे आ जाएगा। सिंपल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की सिंपल एडिशन है। अब ये दो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इनके करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज है ये आपस में बराबर है। ये इसके बराबर हुआ, ये एंट्री जो है वो इसके बराबर हो गई, ये एंट्री इसके बराबर, और ये एंट्री जो है इसके बराबर। तो आपके पास 4 इक्वेशनें आ गई। यहाँ तक वो कैलकुलेशन जो है वो आपने करनी है। बाकी ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनको सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है। पिछले तरीके 3 तरीके एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन या क्रैमर रूल में से कोई भी इस पे अप्लाई कर लें तो आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं गॉस जॉर्डन अप्लाई करने जा रहा हूँ। इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लें। यू ऑलरेडी नो कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। इनका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और इस तरफ लाइन के इस तरफ ये ABCD, ये इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, और इसके ऊपर हमने रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। इसको मैंने 1 करना है, इसको 1 करना है, इसको 1 करना है, और इसको इसके नीचे और ऊपर जो है सारे 0 कर देने हैं। तो ये रो ऑपरेशन जो है सिंपली यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, ये अप्लाई हुए हैं, तो उससे ये जवाब आ जाएगा। यहाँ से ये R जो चौथा रो और दूसरा रो आपस में इसकी जगह रिप्लेस कर दें तो आपको ये एक और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो है ये मिल जाएगा। इसी तरह से ये रो ऑपरेशन अप्लाई कर लें और आपके पास ये जो है ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये एचेलॉन फॉर्म में आ गए, यहाँ से हमें सोल्यूशन मिल सकता है। W का कोएफिशिएंट 1 है तो W इज इक्वल टू दिस, यहाँ से Z का कोएफिशिएंट 1, x और y की 0, w की भी 0, तो x इक्वल टू d माइनस सी, ये इक्वेशन आ गई। इसी तरह से इन दो से ये दोनों इक्वेशन लिखिए, तो आपको x, y, z और w मिल गए, यानी a, b, c, d कुछ भी पुट कर लें आपको x, y, z, w जो है वो वैल्यूज मिल जाएंगे। यानी ये वैल्यूज ना ए बी सी की ऐसी कोई भी वैल्यू अगर पुट करें ना अनडिफाइन आता है ना इन्फिनिटी आता है, नहीं, यानी ये वैल्यू जो है आराम से आपको मिल जाएगी। ए बी सी डी कोई भी रियल नंबर अगर आप पुट कर लें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये आपको वैल्यूज इनके मिल गए, लिहाजा ये गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स जो हैं वो M22 यानी 2 क्रॉस 2 के सेट ऑफ मैट्रिसेस को वो स्पैन करता है। नेक्स्ट में हम ये शो करेंगे क्या यही सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो वही लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो इक्वल टू आप 0 ले लें, और 0 जो है M22 में यानी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स जो है वो ये है। और उसी तरह से अगर आप कैलकुलेशन सिंपली ऊपर हमने की है वो कर लें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। बस सिर्फ ये है कि इस तरफ 0 0 आ जाएगा, यही सिस्टम ऑफ इक्वेशन आता है। ये बी सी डी जो है वो 0 0 आ जाएंगे।
और उसी तरह से ये आपके पास सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन बन गया और इसको आप जॉर्डन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लें और उसी तरह से इस पर रो ऑपरेशंस पिछले जैसे हमने सेम तरीका जैसे हमने वहाँ रो ऑपरेशंस अप्लाई किए थे वो रो ऑपरेशंस अप्लाई कर लें तो आपके पास ये एक्स वाई जेड और डब्ल्यू ये यहाँ पे ये आते थे, यहाँ असल में ए बी सी डी जो है वो सारे जीरोज हैं, तो यहाँ एक्स वाई जेड और डब्ल्यू यहाँ से आपके पास जीरो आ जाएंगे। यहाँ सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा प्रोसीजर पीछे प्रोसीजर की तरह ही है, बस उसमें आप एक्स ए बी सी डी की वैल्यू जो है वो जीरो पुट कर लें तो आपको एक्स वाई जेड और डब्ल्यू इन तमाम की वैल्यू जो है वो जीरो मिल जाएगी। क्योंकि सारे स्केलर जीरो हो गए और डेफिनेशन ये थी कि सारे स्केलर्स अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में जो ऊपर लीनियर कॉम्बिनेशन आपने इक्वल टू जीरो ली थी, ये इसमें सारे स्केलर्स जो हैं जीरो आ गए, लिहाजा ये जो सेट ऑफ दीज मैट्रिसेस है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ। दोनों कंडीशन इसने सेटिस्फाई की, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं और ये M22 को स्पैन भी करता है, लिहाजा ये सेट जिनमें से ये वेक्टर्स हैं एक ये और एक ये ऊपर गिवन है, इसने दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई की, लिहाजा ये वेक्टर स्पेस बनाता है। So this set form a basis for M22। डायमेंशन मैंने जैसे बताया था आपको कि वेक्टर स्पेस V का डायमेंशन जो है वो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द बेसिस होता है। बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं ये डायमेंशन कहलाता है। ये एक प्रॉब्लम है, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ बेसिस फॉर R3। जो बेसिस बनाता है उसके साथ उसने सेकंड क्वेश्चन किया है। यहाँ दो पार्ट्स गिवन है कि इन सेट्स को चेक कर लें कि ये R3 के लिए बेसिस बनाता है, यानी ये क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। अगर ये बेसिस बनाता है उस वक्त इस वेक्टर को इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, पहला क्वेश्चन ये है। और अगर ये बेसिस बनाता है तो इस वेक्टर को फिर इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। दो अलग अलग क्वेश्चन है। पहले मैं ए पार्ट को डील करूंगा और जैसे बेसिस प्रूव करने का तरीक़ाकार है, ये जो एलिमेंट्स यहाँ तीन गिवन है 1 1 1 1 2 3 1 0 0 1 0, इनके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर लें और R³ की किसी जनरल एलिमेंट के बराबर ले लें। ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन आपको हर हाल में लेनी पड़ती है, यानी इसके जनरल एलिमेंट को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख ले। मैं ये कोशिश करूँगा कि एक्स वाई जेड मुझे मिल जाए। अगर ये एक्स वाई जेड मिलते हैं तो मैं ये कहूँगा कि ये जो है ये सेट ऑफ वेक्टर स्पैन करता है R³ को। तो R³ के जनरल एलिमेंट को हमने इन्हीं वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया और अब हम ये एक्स वाई जेड फाइंड करने जा रहे हैं। तो सिंपली यहाँ जैसे वेक्टर R³ में स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये x1 x इस 1 और ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से y जो है वो इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन R³ में ऐसे डिफाइन है, y इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ, तो आपके पास y 2y और 3y आ जाएगा। इसी तरह से z यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 0z और 0 ये आंसर आ जाएगा। अब जैसे वेक्टर्स R³ में उसके एडिशन डिफाइंड है, पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड हो जाएगा इन सब के जितने भी, और दूसरा एलिमेंट दूसरा और इसका दूसरा ये ऐड हो जाए तो ये पहले से ये जवाब आ गया। इसका दोनों सैंपल हमने दूसरी पोजीशन पे जितने भी वेक्टर्स हैं यहाँ ये और ये ऐड किया और इसी तरह से तीसरी पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने उनको ऐड किया तो मेरे पास ये आ गया। तो ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर आ गया, ये इस वेक्टर के बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि इनकी वेक्टर दो आपस में R³ में कब बराबर होते हैं, जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है बराबर होती हैं। इसका ये पहला एलिमेंट x प्लस वाई जो है वो इसके बराबर है, x प्लस 2y प्लस z जो है वो इस एलिमेंट के बराबर है, और ये x प्लस 3y जो है वो इस c के बराबर है। तो आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो आ गया।
अब आपके पास तीन हुई मेथड्स है, जिस मेथड से आप इसको सॉल्व करना चाहें। यहाँ पे जॉर्डन रिडक्शन मेथड से मैंने सॉल्व किया हुआ है इसको। इस इक्वेशन का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप लिख लें, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी इसके कोएफिशिएंट से जो यहाँ मैट्रिक्स बनता है वो, और ये लाइन लगा के इक्वेशन के इस तरफ की जो वैल्यूज हैं बी सी वो यहाँ पे आप लिख लें। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन अप्लाई करें। रो ऑपरेशन हमने रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म या इचेलॉन फॉर्म में लेके आना है, तो ये जो है हमने 1 करने हैं ये डायगोनल एलिमेंट, और इन सबको नीचे जो है ये हमने 0 कर देना है। ये रो ऑपरेशन उस पर अप्लाई हुए R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 सिंपल रो ऑपरेशन हैं, इससे ये आ जाएगा। उसके बाद एक और रो ऑपरेशन R3 माइनस 2 R1 रो ऑपरेशन, ये सिंपल रो ऑपरेशन ऑलरेडी आपको मालूम है, ये अप्लाई कर लें तो आपके पास ये, और उसके बाद ये रो ऑपरेशन अप्लाई कर लें, आर क्यूब को माइनस 2 से डिवाइड कर लें तो देखेंगे 1 1 1 और ये नीचे जो है ये 0 0 आ गए। अब हमें यहाँ से सोल्यूशन मिल सकता है। आप चाहे रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में ले जाएं, और अगर इचेलॉन फॉर्म में करते हैं तो फिर थोड़ी सी और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ से z का कोएफिशिएंट 1 है तो मुझे z की वैल्यू मिल गई, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ से दिस इज इक्वल x इक्वल टू m माइनस दिस एक्सप्रेशन। इसी तरह से यहाँ से आपको जो है y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x y z आपको मिल गए, लिहाजा ये जो है ये सेट जो ऊपर गिवन था ये स्पैन करता है आर क्यूब को स्पैन करता है। इस तरह से मैं नेक्स्ट मैं ये चेक करूँगा कि ये सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो वही लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो मैं R3 के 0 के बराबर ले लूँगा। जैसे डिफिनेशन होती है प्रूव करने के लिए कि आपको लीनियरली डिपेंडेंट शो करना हो या इंडिपेंडेंट शो करना हो, उन्हीं वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन को आप इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और शो ये करना होता है क्या ये सारे कांस्टेंट 0 है या नहीं। अगर सारे कांस्टेंट 0 आ गए तो ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। वही सारे कैलकुलेशन पीछे जैसे हमारे पास इक्वेशंस आई थी वही आ गई है, बस वहाँ ए बी सी की जगह 0 0 0 है। तो सिंपल वही तरीके का यहाँ पे, यानी ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये, और उसके बाद एडिशन जैसे पीछे हमने की थी उसी तरह से ये सिस्टम आप लीनियर इक्वेशन आ जाएगा जो कि होमोजीनियस है। इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लें और सॉल्व कर लें। पीछे जैसे हमने सॉल्व किया हुआ है एक्स वाई जेड, उसी तरीके से एक्स वाई जेड जो है डिपेंड कर रहा है ए बी सी के ऊपर। अगर ए बी सी जो है वो आप 0 0 0 पुट कर लें तो यहाँ पे देख लें, यहाँ हमने वैल्यू निकाली हुई। अगर इसी में आप ए बी सी, वहाँ पे ये वेक्टर ए बी सी था, यहाँ अगर ए बी सी की वैल्यू 0 0 0 पुट कर लें तो आपके पास एक्स वाई और जेड जो है ये 0 आ जाएंगे। लिहाजा ये सेट जो गिवन था वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ, बिकॉज ये सारे स्केलर्स जो लीनियर कॉम्बिनेशन में थे वो सारे 0 आ गए। अब ये जो सेट था ये बेसिस के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ये ए पार्ट में ये आर क्यूब को स्पैन भी करता है और ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। लिहाजा ये सेट जो है ये बेसिस बनाता है आर क्यूब के लिए। क्योंकि ये बेसिस बनाता है, जो बेसिस बनाता है उस पर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है कि ये जो वेक्टर है 2 1 3 आर क्यूब का, इसको इन्हीं की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। क्योंकि ये बेसिस बनाता है और आर क्यूब के हर एलिमेंट को मैं इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, लिहाजा इसको भी मैं लिख सकता हूँ। मतलब इनके लिए मैं यहाँ इस वेक्टर को इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लूँगा और वो जो स्केलर्स हैं वो मैं फाइंड करूँगा। नेक्स्ट में ये हुआ कि उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को आप, मैंने यहाँ एक्स वाई जेड वही स्केलर लिए हैं, आप कुछ और ले लें बेशक। दिस इज इक्वल टू 2 1 3, यानी इसको इस वेक्टर को मैंने उसी बेसिस के एलिमेंट्स के जो कि ये 3 है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है। अब कैलकुलेशन करूँगा और ये एक्स वाई जेड बेसिकली फाइंड करूँगा। बस ये मैंने उसी तरह से पीछे जैसी कैलकुलेशन प्रीवियस हमने की थी वो सारी कैलकुलेशन उसी तरह से कर ली। असल में वहाँ पे ए बी सी था, यहाँ ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3 लगा लें उसी इक्वेशन में, तो आपके पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ जाएगी। एक्स जो है वो 3/2 आ जाएगा। ये एक्स वाई और जेड यहाँ हमने फाइंड किए, बस उसमें आप ए बी सी की वैल्यू पुट कर लें। ये देखिए ए यहाँ पे आपका
2 b1 और c जो है वो 3 है। उस इक्वेशन में पुट कर लें तो आपके पास x, y और z की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू 1/2 और z की वैल्यू -3/2। और ये इस x, y, z इस इक्वेशन में हम पुट कर लें तो आपके पास ये जो है ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। 2, 1, 3 जो है वो आपने इन वेक्टर के जो ये बेसिस या सेट बना रहा था उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। हमने ये शो करना है कि लेट S बी सेट ऑफ वेक्टर्स v1, v2, v3, v4, v5 where v1, v2, v3, v5 these are given here। इनकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। हमने ये शो करना है बेसिस फॉर द सेट W। W क्या है? जिसको ये S स्पैन करे वो R4 का एक सब स्पेस बनता है, उसके बेसिस हमने फाइंड करनी है। यानी वो W जिसको ये S स्पैन करें, ये और ये v1, v2, v3 की वैल्यूज गिवन है और ये R4 का एक सब स्पेस होगा। इसके बेसिस मैंने फाइंड करना है और अगर ये बेसिस में फाइंड कर लूँ तो मुझे डायमेंशन का भी पता चल जाएगा कि नंबर बिकॉज नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द बेसिस का डायमेंशन। तो जो तरीक़ेकार है बेसिस प्रूव करने के लिए मैं ये देखूंगा कि इन वेक्टर्स को इनके यानी इसके जो ये जो W है विच इज़ द सबसेट ऑफ R, तो ये इसके हर एलिमेंट को इसके हर एलिमेंट को इसके v1, v2, v3, v5 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं। यानी मैं v1, v2, v3, v4, v5 इनके साथ कोई स्केलर्स मल्टीप्लाई कर लूँगा, ऐड कर लूँगा और वो इसके R4 पे चूँकि W सबसेट है लिहाजा इसमें भी एलिमेंट जो है वो 4 टपल्स होंगे A, B, C, D इसके जनरल एलिमेंट के बराबर में ले लूँगा। अब यहाँ कैलकुलेशन सिंपल वही कैलकुलेशन है कि x यहाँ आप मल्टीप्लाई करें 1x 0 - 1 के साथ, सिंपल x की मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह से y जो है इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, z जो है वो इसके सारे एंट्रीज के साथ, w इसके सारे एंट्रीज के साथ और t जो है इनके सारे एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप x, y, z, w कहें या a, b, c, d, e कहें, जो भी आप यहाँ कहना चाहते हैं, स्केलर्स मर्जी है। अब ये जो पहले एलिमेंट्स पहले पोजीशन पे हैं इनको ऐड कर लें। इसी तरह से दूसरे जैसे वेक्टर्स एडिशन R4 में डिफाइन है, पहले ये जो यहाँ पे आएंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद उनको ऐड कर लें। फिर इस तरह से दूसरे पोजीशन पे जितने भी हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद, इसी तरह से तीसरे पे, इसी तरह से चौथे पे, तो आपके पास R4 का एक एलिमेंट बन जाएगा एक जो कि इसके बराबर है और दो वेक्टर्स आपस में उसी वक्त बराबर होते हैं R4 में। इस इक्वेशन में अगर ये बराबर है तो ये उसी वक्त बराबर होंगे जिनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होंगे। तो ये एंट्री जो है वो यहाँ से कैलकुलेशन आई हुई है वो इसके A के बराबर, इसी तरह से B के बराबर, C के बराबर और D के बराबर आपके पास ये जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। इसका बस आपने सोल्यूशन निकालना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप लिख लें और उसी प्रोसीजर से अगर आप इसका रो ऑपरेशन इस पे अप्लाई कर लें तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में इसको लेके आना, एचेलॉन फॉर्म में ले आए। बस यहाँ तरीक़ेकार ये है कि आपने यहाँ देखना है वही रो ऑपरेशन सिंपल यहाँ अप्लाई हुए में, बस ये देखना है कि इनके ये जो डायगोनल में कौन कौन से डायगोनल में यहाँ 1 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आप ले आए बस, तो खुद जिन रोज में ये 1 1 आ गया, जैसे यहाँ पे पहले रो में, दूसरे रो में और यहाँ पे 1 1 आ गया, लिहाजा पहले 3 जो वेक्टर्स है v1, v2, v3 ये बेसिस बनाता है और w चूँकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं लिहाजा हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ w जो है वो 3 है।